नमस्कार। मैं वॉचिंग रोड आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल 26 जनवरी की वजह से क्लास हो नहीं पाई क्योंकि हम कुछ प्रोग्राम देखने चले गए थे और राष्ट्रपति के बारे में जो जानकारी अधूरी रह गई थी आज उनको और पूरा करते हैं। हमने बेसिक जानकारी के बारे में प्रश्न चर्चा की थी। आज राष्ट्रपति के आर्टिकल्स के बारे में हम जानकारी ग्रहण करते हैं। हेलो दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में बेसिक जानकारी तो हम परसों कर चुके थे। आज इसके बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं, आर्टिकल्स के बारे में। तो जरा ध्यान से सुनना और समझना। अनुच्छेद 52 इसमें है दोस्तों कि भारत का एक एक राष्ट्रपति होगा। इसमें दोस्तों ये होती है क्योंकि भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। अनुच्छेद आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 53 इसमें होता है कि संघीय कार्यपालिका, इसमें दोस्तों होता है कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसे दोस्तों होता है कि संघ की जितनी भी कार्यपालिका की शक्ति है वो किसमें होती है? राष्ट्रपति की होती है। क्योंकि राष्ट्र जो भी कार्य भारत में होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। चाहे कोई भी कार्य हो राष्ट्रपति के नाम से हो गए। आगे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 54 के बारे में चर्चा करते हैं। 54 में इसका दोस्तों आता है, इसका निर्वाचन आता है। इसका निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन आता है दोस्तों। तो दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन दो तरह से होता है। एक तरह से होता है कि यह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वह निम्न के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि भारत के जो राज्य होते हैं उनके सभी विधान सभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। इसमें दिल्ली और पुडुचेरी के भी सदस्य होते हैं। तो इसलिए जनता के द्वारा क्या होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। और निम्न जैसे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और पुडुचेरी और दिल्ली के विधानसभा सदस्यों के द्वारा इसका क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन इसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आता है लोकसभा के द्वारा प्रत्यक्ष में कौन आता है? प्रत्यक्ष में आता है दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल व दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं। आर्टिकल 54 तक हम पहुंच चुके हैं। आगे इसके बारे में हम और चर्चा करते हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बात आती है अनुच्छेद या आर्टिकल 55 की। 55 आता है दोस्तों निर्वाचन की नीति। निर्वाचन की नीति
निर्वाचन की नीति के दोस्तों मतलब होता है कि इसके निर्वाचन कैसे होता है। इसके निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। एकल मत प्रणाली का दोस्तों अर्थ होता है कि जितने भी सदस्य होते हैं जो निर्वाचन में भाग लेते हैं, वो सभी जितने भी कैंडिडेट होते हैं राष्ट्रपति, जैसे एक या दो, तीन या चार कैंडिडेट है चुनाव लड़ रहे हैं, ये सभी को अपना मत देंगे। सभी को इसको भी अपना मत देंगे, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, सभी को अपना मत ये देंगे। इसीलिए क्या हुआ, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से हो जाता है निर्वाचन की नीति। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 में दोस्तों इसका आता है कार्यकाल। कार्यकाल दोस्तों इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। इससे भी पहले ये अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। और ये उपराष्ट्रपति इसके त्याग पत्र की जानकारी सर्वप्रथम किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। लोकसभा अध्यक्ष के इसमें जानकारी सर्वप्रथम देगा। मोबियों के द्वारा इसको हटाया भी जा सकता है, ये खुद भी त्याग पत्र भी दे सकता है और पद मृत्यु भी हो सकती है। तो चर्चा करते हैं थोड़ी आगे। आगे आता है दोस्तों अनुच्छेद 57 में आता है दोस्तों पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का दोस्तों ऐसा होता है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। पुनर्निर्वाचन का अर्थ दोस्तों ये व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति भी बन सकता है, जैसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने भी अगर जनता उसको चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। दोस्तों थोड़ा आगे चर्चा करें, थोड़ी आगे अनुच्छेद या आर्टिकल 58 की बात करें। 58 में दोस्तों आती है इसकी योग्यताएं। इसकी दोस्तों मुख्य होती है, एक में होती है कि भारत का नागरिक को ये सदी में फॉलो होती है। भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 3 नंबर लोकसभा में सदस्य बनने योग्य हो। लोकसभा में सदस्य बनने योग्य हो। 50 प्रस्तावक
होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम 4 वे दोस्तों इसमें हम नहीं लिखेंगे कि दिवालिया है, पागल नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, और वो लोकसभा सदस्य होती है उसमें सभी आ जाती है। तो 35 इकाई पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, और 50 प्रस्तावक हो, 50 अनुमोदक हो। 50 प्रस्ताव का अर्थ होता है दोस्तों कि अगर जब चुनाव का फॉर्म भरा जाता है तो उस समय 50 व्यक्ति का उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए कि भाई हम इसके साथ में हैं, ठीक है ना। अनुमोदक तब ये चुनाव लड़े तभी 50 व्यक्ति उसके साथ मौजूद होने चाहिए कि भाई हम लोग हैं जो इसका समर्थन करते हैं कि राष्ट्रपति बनने के योग्य है। दोस्तों थोड़ी आगे बात करते हैं। अगर दोस्तों आता है अनुच्छेद 59 59 में दोस्तों आती है इसकी शर्तें कि भाई राष्ट्रपति बनना है तो ये शर्तें तुमको फॉलो करनी पड़ेगी। जिसमें एक शर्त आती है कि 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 राष्ट्रपति भवन में बिना किराया दिए रहेगा, बिना किराया रहेगा। और दोस्तों और इसमें आती है समान वेतन भत्ते, वेतन भी दिया जाएगा। वर्तमान में दोस्तों इसका वेतन है 5 लाख वेतन। 3 नंबर और पेंशन भी दोस्तों इसकी आती है पेंशन आती है दोस्तों कि वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और 4 में होती है दोस्तों कि सुरक्षा दी जाएगी, सुरक्षा मकान, गाड़ी आदि भी दी जाएगी। ये आर्टिकल 59 में होता है। आगे दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। तो 60 में थे दोस्तों इसकी शपथ। ये दोस्तों शपथ ग्रहण करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करता है। जबकि यह अनुपस्थित हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करता है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है मुख्य न्यायाधीश, उसके समक्ष ये शपथ ग्रहण करता है। और तभी ये न्यायालय में अनुपस्थित हो, उसके समक्ष जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वहां पर उपस्थित होता है जो न्यायालय में, तो उसके समक्ष राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। तो दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा आगे, आर्टिकल 61 की बात करते हैं। अनुच्छेद 61 में दोस्तों आता है इसका महाभियोग। दोस्तों समझते थे महाभियोग के बारे में कि महाभियोग होता क्या है और क्यों लगाया जाता है। अगर राष्ट्रपति
पद का दुरुपयोग करे या मनमानी करे या कदाचार में असमर्थता दिखाए तो उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग कौन लाती है? महाभियोग इस पर लाती है संसद। संसद महाभियोग लाती है और संसद में अपने द्वितीय बहुमत से इसको अगर पारित कर दिया जाता है तो ये महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण समझ दे। परंतु दोस्तों आज तक महाभियोग किसी भी राष्ट्रपति पर लागू नहीं हुआ है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर यह लागू नहीं हुआ है। दोस्तों आगे थोड़ा बात करते हैं हम थोड़ी सी और आगे स्टार्ट है दोस्तों। अब इसका कंटिन्यू आर्टिकल्स इसमें नहीं आते, आर्टिकल आते हैं इसके आगे इसमें आता है कि इसकी संवैधानिक शक्ति होती है, कार्यपालिका की शक्ति होती है, ये संसद में इसकी शक्ति होती है। तो आर्टिकल्स दोस्तों इसकी बात करते हैं आगे। तो आर्टिकल इसमें आता है दोस्तों अनुच्छेद 72 में आता है। 72 में होता है दोस्तों इसका क्षमादान होता है। क्षमादान यह भारतीय न्यायालय के द्वारा किसी भी दिए गए दंड अपराध, मृत्यु दंड वगैरह वगैरह किसी भी दंड को माफ कर सकता है। किसी भी न्यायालय ने दे दी हो तो उस पर ये उसको माफ कर सकता है, जीवनदान दे सकता है। ये उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति क्या चाहते हैं। आगे आता है दोस्तों अनुच्छेद 77। इसमें आते हैं दोस्तों कि समस्त कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। हालांकि दोस्तों कार्यपालिका जितने भी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। हालांकि यह संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक और नामात्मक प्रमुख होता है। अगर माना जाए राजनीतिक और वास्तविक जो होता है सर्वोच्च वो होता है प्रधानमंत्री होता है, उससे करता है। दोस्तों आगे बात करते हैं 77 तक हम आ चुके हैं। अब ये आर्टिकल्स आता है 79। आर्टिकल 79 किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून निर्माण नहीं होता। कोई भी विधेयक संसद पारित कर दे तो जब तक भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना हस्ताक्षर उस पर नहीं कर देते हैं ना दोस्तों, तो तब तक वो कानून नहीं बनता है। आगे बात करते हैं थोड़ा सी दोस्तों अनुच्छेद 80.3 में। इसमें दोस्तों आता है कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेगा। तो दोस्तों राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत जो कला, विज्ञान, सामाजिक संस्था से जुड़े होते हैं उनको करता है।
आगे आता है दोस्तों अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत ये संसद के दोनों सदनों लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अगर किसी भी कानून को लेकर या किसी भी जानकारी को लेकर अगर दोनों मतभेद चल रहा हो तो राष्ट्रपति दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोस्त आगे बात करते हैं अनुच्छेद, तो दोस्तों आगे करते हैं कि वो अनुच्छेद थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़ा है, इसकी चर्चा हम थोड़ा आगे करते हैं दोस्तों, क्योंकि जगह थोड़ी कम हमारे पास में, तो इतनी जगह में वो आएगा नहीं आर्टिकल पूरा, क्यों आधा इसमें आएगा आधा आगे जाएगा। ऐसा हम क्यों करें, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा बैठा लेते हैं। आता है दोस्तों अनुच्छेद 111। इसमें दोस्तों आता है इसका वीटो पावर आता है, इसका वीटो पावर। वीटो पावर दोस्तों होता है 3 तरह का। एक तरह का होता है अत्यंतकारी वीटो, एक दोस्तों दो होता है निलंबकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो। एक दोस्तों होता है 3 नंबर वाला वीटो होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। समझते दोस्तों कि अत्यंत का वीटो क्या होता है। अत्यंत का वीटो होता है जैसे कोई संसद ने कानून या विधेयक पास किया तो उसको यह हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। ये उसकी हस्ताक्षर मना करने की जो शक्ति होती है वो अत्यंतकारी वीटो कहलाती है। जैसे फिर दोस्तों उन्होंने कोई कानून पास किया, संसद ने चलिए कानून पास किया और कानून ने पास करके राष्ट्रपति के पास में विधेयक भेजा या कानून भेजा, तो यह उसको पुनर्विचार करने के लिए ये दोबारा संसद में भेजेगा कि आप इस कानून की दोबारा जानकारी करें, इसकी छानबीन करें और दोबारा प्रस्तुत करें। और जब वीटो आता है जिसके लिए, जैसे कानून फिर से जिन्होंने पास किया और राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति इस कानून पर ना तो अपनी हाँ कहे और अपने ना कहे और कानून को सदैव के लिए अपने पास रख ले, उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। और इसका प्रयोग प्रथम बार एकमात्र उपयोग ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। ज्ञानी जेल सिंह किया था। डाक संशोधन विधेयक था दोस्तों 1986 का था। उस पर ज्ञानी जेल सिंह ने ना तो हाँ का और ना का उस कानून को अपने जेब में डाल दिया, तभी के बाद इसका नाम पड़ता है पॉकेट वीटो, तभी कहा जाता है। तो दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 इसमें दोस्तों आता है अध्यादेश। जारी करना। ये दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण शक्ति होती है राष्ट्रपति की। तब संसद सत्र में ना हो, छुट्टी पर हो, तो यह खुद कानून पास करता है, कानून लाता है, जिससे देश का संचालन होता है। राष्ट्रपति बनाता है इसको। जब संसद अपने सत्र में आ जाती है तो यह ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। संसद चाहे उसके रख भी सकती है। तो इसका अत्यधिक प्रयोग, इसका प्रतीक किया फखरुद्दीन अली अहमद ने इसका बहुत उपयोग किया है। उसने लगभग 23 अध्यादेश जारी किए हैं अपने कार्यकाल में या शासन काल में, समय काल में, जो भी आप मानो उसने समझ गए दोस्तों। अत्यंतकारी, निलंबनकारी, वीटो पावर, अध्यादेश जारी करना, ये विशेष शक्ति होती है राष्ट्रपति के बारे में। आगे चला करते हैं दोस्तों। इसके बाद में आता है 143 आर्टिकल। अनुच्छेद
143 परामर्श शक्ति, यह सर्वोच्च न्यायालय से दो तरह की परामर्श लेता है। ये परामर्श होता है सार्वजनिक महत्व के रूप में और एक संवैधानिक महत्व। अगर किसमें भी जनता का हित हो, जो सबके लिए काम है, उसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या मांग सकता है? परामर्श मांग सकता है। और संवैधानिक महत्व के विषय पर होने पर परामर्श मांग सकता है। और लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गई परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता, परंतु संवैधानिक महत्व की अगर राष्ट्रपति ने परामर्श मांगी है तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय बाध्य होता है कि उसको परामर्श देना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, ये होती है परामर्श शक्ति होती है दोस्तों इसकी। दोस्तों, थोड़ी सी इसकी आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 352 होता है दोस्तों राष्ट्रीय, इसमें होता है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल होता है दोस्तों सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति या बाहरी, इसमें आता है दोस्तों बाहरी आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह। इसमें दोस्तों आता है अगर बाहर से कोई युद्ध की संभावना हो, आंतरिक अशांति हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो उस पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल करता है। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों राष्ट्रपति किसी एक क्षेत्र में भी लगा सकता है। और ऐसे दो राज्य ऐसे हैं दोस्तों, एक होता है छत्तीसगढ़ और दूसरा तेलंगाना। इनमें आज तक राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा है। अगर नवीनतम की हम बात करें तो नवीनतम लगा है महाराष्ट्र में, आपातकाल लगा है महाराष्ट्र में, नवीनतम लगा है। आगे दोस्तों बात करते हैं 356 की बात करते हैं। इसमें दोस्तों आता है अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल। दोस्तों तेलंगाना वाला वो वाला इसमें होगा राज्य आपातकाल होता है, जिसमें इसमें होता है राज्यपाल के लिखित रूप में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, अगर राष्ट्रपति को अगर राज्यपाल लिख कर दे कि हमारे राज्य में संविधान तो विफल हो गए, तो उस पर राष्ट्रपति क्या करता है? राज्य आपातकाल की घोषणा करता है। आगे आता है दोस्तों अनुच्छेद 360। ये तो दोस्तों आप जानते होंगे कि बहुत बड़ा है। इसमें दोस्तों आता है मुद्रास्फीति वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल दोस्तों इसमें किसी भी देश की अगर मुद्रा गिर जाए, मुद्रा नहीं हो, तो वहाँ पर वित्तीय आपातकाल होता है। दोस्तों खुशी की बात यह है कि आज तक ये हमारे देश में एक ही बार नहीं लगा है, इसकी नौबत नहीं आई हमारे देश में आज तक कि हमारे वहाँ वित्तीय आपातकाल लगाए जाए।
फिर आता है दोस्तों अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राज्यपाल का होता है कि तेलंगाना में एक ही बार नहीं लगा है, और राष्ट्रपातकाल की वो अभी तक देश में 3 बार लगा है। ठीक है दोस्तों, नवीनतम लगा है महाराष्ट्र में लगा है राज्यपातकाल, और अगर हम नहीं लगने की बात करते हैं तो तेलंगाना छत्तीसगढ़ में आज तक नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन होता है दोस्तों कि कोई राज्य केंद्रीय नीतियों को न माने, कोई राज्य होता है वो केंद्र की जो नई नीति है उनको पालन नहीं करते हैं तो उस पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और वहाँ पर संचालन अपने तक कर सकता है। तो दोस्तों ये थी आर्टिकल्स के बारे में जानकारी। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।